अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हसन अज़ीज़ है और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम प्रिपरेशन विद हसन अज़ीज़। इस बार कल हमने बात की थी कि KPK पब्लिक सर्विस कमीशन ने PMS यानी प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विस की जॉब्स अनाउंस की है और इसके साथ साथ असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की जॉब्स भी आई है। तो कल की वीडियो में हमने उसके क्राइटेरिया को, एज रिलैक्सेशन को, क्वालिफ़िकेशन को और सीट डिस्ट्रीब्यूशन को हमने बहुत डिटेल तरीके से डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख ले ताकि आप लोग को अपनी अहलियत का पता चल जाए कि हम उसके अहल है या नहीं है। एज लिमिट का भी मैंने बताया हुआ है और क्वालिफ़िकेशन के बारे में भी मैंने बताया हुआ है और हर जोन के बंदों के लिए मैंने अलग से वो जोनल डिवीज़न की हुई है कि हर जोन के कितने कितने सीट्स है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सिलेबस को और इसके साथ साथ कुछ नोट्स है और उस नोट्स के बारे में, उस रूल्स के बारे में भी हम बात करेंगे और साथ में हम ये देखेंगे कि हम इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करते हैं। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। हम सबसे पहले यहाँ पर एक रूल है वो मैं आप लोग को समझाना चाहता हूँ। ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये कल इस एडवर्टाइजमेंट को हमने बहुत डिटेल से पढ़ा हुआ था, लेकिन आज की इस वीडियो के साथ रिलेटेड ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोग के साथ अभी शेयर कर रहा हूँ। सबसे पहले जो है, ये जो नोट लिखा हुआ है यहाँ पर, ये जो है सबसे पहला रूल है, सेपरेट एप्लीकेशन फॉर बोथ कैटेगरीज ऑफ पोस्ट शेल बी सबमिटेड बाय द कैंडिडेट्स। इसका मतलब ये है कि जो दोनों सीट्स है यानी PMS की जो सीट्स है 45 और जो असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर्स की सीट है, इन दोनों के लिए आपने अलग अलग से अप्लाई करना है, अलग अलग से एप्लीकेशन सबमिट करनी है। वो किस तरीके से करनी है वो भी इस वीडियो में ही आप जानेंगे। सेकंड जो रूल है वो है, देयर शिल बी a combined written exam for the post of provincial management service and assistant excise and taxation officer for the purpose of selection as per prescribed syllabus। अच्छा, इसका मतलब है कि दोनों जो पोस्ट है PMS के है या AETO के है, उन दोनों के लिए जो सिलेबस है वो सेम है और दोनों के लिए जो एग्ज़ाम लिया जाएगा वो कंबाइन एग्ज़ाम लिया जाएगा। जिस तरह के आगे वो कहते हैं, द प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस इज़ अवेलेबल ऑन KPPC वेबसाइट। अब इसके सिलेबस को भी हम आगे देखते हैं कि सिलेबस हमने किस तरीके से देखना है। और ड्यूरिंग ऑनलाइन अप्लाई ऑल कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू क्लियरली मेंशन द ऑप्शनल सब्जेक्ट एज पर इंस्ट्रक्शन गिवन इन द सिलेबस। अच्छा, इसलिए मैं ऑनलाइन अप्लाई से पहले आप लोगों को थोड़ा सा सिलेबस का विजिट कराता हूँ, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोगों ने बहुत केयरफुली सेलेक्ट करने हैं। अब ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने से पहले हमने उसका सिलेबस देखना है कि कौन कौन से ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है, कितने ग्रुप्स है और ग्रुप में कौन कौन से सब्जेक्ट्स फॉल करते हैं और उसकी रूल्स किस तरह की है। तो ये हम डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद हम जाते हैं ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर, फिर हम ऑनलाइन अप्लाई भी करेंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर हम देख ले तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन PMS। इसका ये सिलेबस है, तो यहाँ पर मैंने उसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है। ये है हमारा PMS सिलेबस 2025। अच्छा, अब हम इसमें देखते हैं सबसे पहले, यानी जो पहला रूल उन्होंने लिखा हुआ है वो है, द एग्जामिनेशन शेल इंक्लूड कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एंड एवरी कैंडिडेट शेल टेक ऑल द कंपल्सरी सब्जेक्ट एंड ऑप्ट फॉर 3 ऑफ द ऑप्शनल सब्जेक्ट कैरिंग 600 मार्क्स इन ऑल बट नॉट मोर देन 200 मार्क्स फ्रॉम अ सिंगल ग्रुप। अब इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने 200 के 3 पेपर सेलेक्ट करने हैं या आप लोगों ने 6 पेपर सेलेक्ट करने हैं 100 मार्क्स की। और सेकंड जो इसमें बात की गई वो ये है कि किसी भी ग्रुप से आप 200 से ज़्यादा मार्क्स के पेपर ऑप्ट नहीं कर सकते। सेकंड उसमें जो रूल है वो है, अ कैंडिडेट शेल आंसर द लैंग्वेज पेपर इन द लैंग्वेज कंसर्न। अच्छा, अब जो लैंग्वेज की जो पेपर्स होते हैं वो आपने उसी लैंग्वेज के अंदर करना होता है। फॉर एग्जांपल पर्शियन है तो आप लोगों ने पर्शियन लैंग्वेज में करनी है, अरेबिक है तो आप लोगों ने अरेबिक लैंग्वेज में करने हैं और पश्तो है तो आप लोगों ने पश्तो लैंग्वेज में करने हैं।
नेक्स्ट लिखा हुआ है द क्वेश्चन पेपर इन इस्लामियात टू बी आंसर्ड इन उर्दू एंड इंग्लिश। इस्लामियात के पेपर में सिर्फ ये चॉइस होगा कि वो आप इंग्लिश या उर्दू दोनों में किसी एक में से कर सकते हो। ऑल अदर पेपर मस्ट बी आंसर्ड इन इंग्लिश। वायलेशन ऑफ द इंस्ट्रक्शन शेल एनकर कैंसिलेशन ऑफ द कंसर्न्ड पेपर्स एंड कंसिक्वेंटली अवार्ड ऑफ जीरो। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि जो दूसरे जितनी भी पेपर है, चाहे वो ऑप्शनल है या चाहे वो कंपल्सरी है, वो सब आप लोगों ने इंग्लिश में ही अटेम्प्ट करने हैं। अगर इंग्लिश के अलावा आप किसी और लैंग्वेज में लिखते हो तो ये रूल्स की वायलेशन होगी और इस सूरत में आप लोगों को 0 मार्क्स दे दिया जाएगा। थर्ड लिखा हुआ है द कंपल्सरी एंड ऑप्शनल सब्जेक्ट्स एंड मैक्सिमम मार्क्स फिक्स्ड फॉर ईच सब्जेक्ट शेल बी एज बिलो। अच्छा, ये अब उन्होंने लिस्ट दिया हुआ है। अच्छा, अब कंपल्सरी सब्जेक्ट्स में सबसे पहले है इंग्लिश प्रेसे एंड कंपोजिशन जो कि 100 मार्क्स की है। इंग्लिश ऐसे 100 मार्क्स की है। और फिर जनरल नॉलेज को 3 पेपर के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है करंट अफेयर 100 मार्क्स की, एवरीडे साइंस 100 मार्क्स की, पाकिस्तान अफेयर 100 मार्क्स की, और इसके साथ इस्लामियात है 100 मार्क्स की। तो यहाँ तक हमारे ये इस्लामियात तक हमारे 600 मार्क्स पूरे हो जाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं वाइवा की तरफ। वाइवा के फिर 300 मार्क्स है और ये टोटल बन जाते हैं फिर 900 मार्क्स। अच्छा, यहाँ पर कुछ रूल्स है, उन रूल्स को समझते हैं। सबसे पहले जो रूल है वो कहते हैं कि नॉन मुस्लिम द नॉन मुस्लिम कैंडिडेट विल हैव द ऑप्शन टू टेक इस्लामियात एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, आर कि या तो जो नॉन मुस्लिम कैंडिडेट है वो इस्लामियात को एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट ले सकते हैं, या अगर वो ये नहीं लेना चाहते और अदरवाइज पाकिस्तान अफेयर जनरल नॉलेज पेपर 3 विल बी ट्रीटेड ऑफ 200 मार्क्स एंड काउंटेड इन लीव ऑफ इस्लामियात। अगर वो इस्लामियात को आप नहीं करते एज अ कंपल्सरी सब्जेक्ट, तो फिर पाकिस्तान अफेयर का जो पेपर है वो उनके लिए 200 मार्क्स का होगा। यानी हमारे लिए वो 100 मार्क्स है और उनके लिए वो 200 मार्क्स का होगा। थोड़ा सा उसमें सिलेबस पर वो ऐड कर देंगे, और वो जो 100 मार्क्स वो पाकिस्तान अफेयर के होंगे और जो 100 मार्क्स होंगे उसमें वो फिर उसे इस्लामियात के कंसीडर हो जाएंगे। नेक्स्ट वो कहते हैं कि अ कैंडिडेट हु फेल्स टू अपीयर इन एनी ऑफ द कंपल्सरी सब्जेक्ट विल नॉट बी अलाउड टू अपीयर इन द रिमेनिंग पेपर ऑफ द एग्जामिनेशन। है कि जो कैंडिडेट किसी एक भी कंपल्सरी पेपर में अपीयर ना हो सका तो उसको दूसरे पेपर में बैठने की इजाजत नहीं होगी। नो कैंडिडेट shall be summoned for viva test unless he has obtained at least 30% mark in each optional subject, 40% in each compulsory subject, and 50% marks in the aggregate of the written portion of the examination। अब यहाँ पर उन्होंने एक बहुत अच्छा फार्मूला दिया हुआ है पासिंग के लिए कि 33% मार्क्स होते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में पास के लिए। यानी अगर 100 मार्क्स टोटल है तो उसमें आप लोगों ने 33 मार्क्स लेने हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर। अगर 200 मार्क्स के पेपर है तो उसमें आप लोगों ने 66 मार्क्स लेने हैं, तभी वो पास कंसीडर होगा। और अगर वो कंपल्सरी सब्जेक्ट है तो उसमें अगर 100 मार्क्स का पेपर है तो उनमें आप लोगों ने 40 मार्क्स ऑब्टेन करने हैं। 40 मार्क्स पे आपका पेपर पास कंसीडर होगा। और इसके बाद जो टोटल एग्रीगेट बनती है रिटर्न की, वो है 50% मार्क्स आपने लेने हैं टोटल रिटर्न एग्जामिनेशन के अंदर। अगर आपके 50% मार्क्स से कम है रिटर्न में तो आप लोगों का पेपर फेल कंसीडर किया जाएगा, आप लोगों को वाइवा के लिए नहीं इनवाइट किया जाएगा। नेक्स्ट वो कहते हैं नो कैंडिडेट शेल बी कंसीडर टू हैव क्वालिफाइड द एग्जामिनेशन अनलेस ही आल्सो ऑब्टेन एटलीस्ट 40% मार्क्स इन वाइवा। Failure in or absence from a viva shall mean that the candidate has failed to qualify for appointment and his name will not be included in the merit list। अब यहाँ पर वो वाइवा के बारे में बात करते हैं कि अगर वाइवा में पासिंग मार्क्स जो है वो 40% है, और अगर कोई कैंडिडेट वाइवा में नहीं आया, अपीयर नहीं हुआ, तो उसका नाम मेरिट लिस्ट के अंदर नहीं आएगा। और फिर उसके नीचे उन्होंने एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें हमारे पास ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसके ग्रुप्स हैं। ये तकरीबन हमारे पास 6 ग्रुप्स है, सॉरी 8 ग्रुप है, 8।
और इन 8 ग्रुप में से आप लोगों ने 600 मार्क्स के पेपर सेलेक्ट करने हैं, और वो आप अपने मुताबिक कर सकते हो, अपने इंटरेस्ट के मुताबिक कर सकते हो। इसके नीचे जो है वो हर एक पेपर का अपना वो दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दी हुई है कि कौन कौन से टॉपिक है और कौन कौन से एरियाज आप लोगों ने कवर करने हैं। तो ये सब वो दे दिए गए हैं। पहले आप लोगों ने इसको देखना है, इस सिलेबस को देखना है कि कौन कौन से एरियाज है और कौन कौन से आपसे ऑप्शनल सब्जेक्ट है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है या जिसमें मेरा बैकग्राउंड है। उनका भी फिर अपना एक क्राइटेरिया होता है ना ऑप्शनल पेपर को सेलेक्ट करने का। कौन सा ऐसा फार्मूला है जिसके तहत हम उसको ऑप्ट कर सकते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें ना, तो सबसे पहले हमने अपने इंटरेस्ट को देखना है। इंटरेस्ट के बाद हमने बैकग्राउंड को देखना है कि हमारा इस सब्जेक्ट के अंदर बैकग्राउंड है या नहीं है, हमें पहले से उसकी थोड़ी बहुत नो हाउ है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर हमें थोड़ी बहुत नो हाउ होती है तो हमारे लिए वो चीज़ फिर बहुत आसान होती है, वो सब्जेक्ट बहुत आसान होते हैं क्योंकि उसकी की टर्म्स हमें पहले से ही पता होता है। तो जस्ट हमने उसके कंसेप्ट को क्लियर करने होते हैं और उसको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर करना होता है। फिर नेक्स्ट जो चीज़ है वो है टाइम। फॉर एग्जांपल हम अगर टाइम फ्रेम को, अपने टाइम फ्रेम को देखते हैं कि हमारे पास कितना टाइम, और उसी टाइम के हिसाब से हम फिर पेपर को सेलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल ज़्यादा लेंथी पेपर पर हम नहीं लेते, शॉर्ट शॉर्ट से सिलेबस वाले पेपर को हम ऑप्ट करते हैं। तो ये 3 चीज़ें हैं, उसको मद्देनज़र रखते हुए आप लोग अपने जो ऑप्शनल है उसको सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, अब हम देखते हैं पहले ग्रुप में उन्होंने लिखा हुआ है कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कैन नॉट बी ऑप्टेड इन कॉम्बिनेशन विद द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आप नहीं कर सकते। या आप बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट करोगे या आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ऑप्ट करोगे। सेकेंड जो ग्रुप है उसमें है पॉलिटिकल साइंस 200 मार्क्स का है, एग्रीकल्चर 100 मार्क्स का है, फॉरेस्ट्री 100 मार्क्स का है, सोशियोलॉजी 100 मार्क्स का है और जर्नलिज्म 100 मार्क्स का है। अब इसमें आप ये कर सकते हो कि या तो आप पॉलिटिकल साइंस को ले सकते हो जो 200 मार्क्स की है, या आप एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री दोनों को ले सकते हो, वो भी कंबाइनली पर 200 मार्क्स बन जाते हैं। क्योंकि उन्होंने पहले से ही हमें रूल्स जो मैंने आप लोगों को बताए, उस रूल्स में उन्होंने बताया था कि किसी भी ग्रुप से आप 200 मार्क्स से ज़्यादा के पेपर नहीं ऑप्ट कर सकते। तो या तो हम पॉलिटिकल साइंस को लेते हैं जो कि 200 मार्क्स की है ऑलरेडी, या फिर हम उसके साथ एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट्री वाले जो बैकग्राउंड वाले लोग होते हैं वो उसको ऑप्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट जो ग्रुप है वो है प्योर मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस एंड स्टैटिस्टिक्स। अब इनमें से भी आप एक पेपर सेलेक्ट कर सकते हो, या प्योर मैथमेटिक्स कर सकते हो या अप्लाइड मैथमेटिक्स कर सकते हो, या इन नीचे वालों में से भी कोई कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक। नेक्स्ट जो ग्रुप है वो फिर साइंस वालों का है, फिजिक्स है, जियोलॉजी है, जियोग्राफी है, केमिस्ट्री है, बॉटनी है, जवालॉजी है, और ये सारे 200 मार्क्स के पेपर है ग्रुप 4 के अंदर। इनमें से कोई भी आप एक को ऑप्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद हिस्ट्री का ग्रुप है जिसमें इस्लामिक हिस्ट्री एंड कल्चर है, हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया है, और इसमें है ब्रिटिश हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री है एंड हिस्ट्री ऑफ द यूएसए। हिस्ट्री ऑफ यूएसए 100 मार्क्स की है, बाकी जितनी भी जो हिस्ट्री के पेपर है, जो सब्जेक्ट है वो सारे 200 मार्क्स के हैं। तो इनमें से भी आप एक को ऑप्ट कर सकते हो अपने इंटरेस्ट के मुताबिक, अपने बैकग्राउंड के मुताबिक। फिर उसके बाद लॉ का पोर्शन है। अब इसमें उन्होंने एक नोट दिया हुआ है कि या तो आप इंटरनेशनल लॉ को ऑप्ट कर सकते हो या इंटरनेशनल रिलेशन को ऑप्ट कर सकते हो। इन दोनों का आप इकट्ठे ऑप्ट नहीं कर सकते, या इंटरनेशनल लॉ होगी या इंटरनेशनल रिलेशन होगी। और बाकी अगर किसी और के अंदर आपका बैकग्राउंड है, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ आपको अच्छी लगती है, लॉ आपको अच्छी लगती है, मर्केंटाइल लॉ आपको अच्छी लगती है, मुस्लिम लॉ आपको अच्छी लगती है, तो कोई भी आप उसमें से सेलेक्ट कर सकते हो। ये टोटल 100 मार्क्स के होते हैं। अब फिर उसके बाद साइकोलॉजी है और फिलासफी है। इन दो ये दोनों अ, ये दोनों 200 मार्क्स के पेपर है, उनमें से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अरेबिक है वो भी 200 मार्क्स का है, पश्तो है वो 100 मार्क्स का है, उर्दू है वो 100 मार्क्स, वो भी 200 मार्क्स का है। अब उनमें से भी आप कोई सा भी एक सेलेक्ट कर सकते हो अपने लिए, अपने इंटरेस्ट, अपने बैकग्राउंड और अपने टाइम फ्रेम को देखते हुए आप इनमें से कोई सा भी सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इनमें सिलेक्शन से पहले आप थोड़ा सा इसके नीचे जो टॉपिक्स दिए गए हैं
जो पेपर डिस्कस किए गए हैं वो पेपर्स को आप लोग ज़रूर देखें और फिर उसके बाद आप लोग सिलेक्शन करें। अब हम चलते हैं कि हमने अप्लाई किस तरीके से करनी है। अब हम चलते हैं ऑनलाइन अप्लाई के ऊपर। अगर सबसे पहले हमने बनानी है सबसे पहले हमने गूगल पे देना है KPPSC ऑनलाइन अप्लाई। जब हम इस तरह का वो देते हैं कमांड देते हैं तो वो हमें कुछ इस तरह का पेज सामने शो हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें वो कहते हैं कि आप लोग अपना प्रोफाइल बनाएं। अगर आप लोग का प्रोफाइल बना हुआ है तो डायरेक्टली आप लोगों ने यहाँ पर CNAC देनी है और पासवर्ड देनी है और लॉगिन करना है। अगर आप लोगों ने प्रोफाइल नहीं बनाया हुआ है तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट, तो इस पर आप लोगों ने क्लिक करना है। जब उस पर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप लोगों ने थोड़ा सा ये डिटेल देना है, अपना नेम देना है, जेंडर देना है, कंप्यूटराइज्ड CNAC देनी है और अपने जो इलाका है वो इलाका भी आप लोगों ने यहाँ पर शो करना है। और इसके अलावा आप लोगों ने एक ईमेल एड्रेस देनी है और पासवर्ड देनी है और फिर उसको यहाँ से क्रिएट न्यू यूज़र अकाउंट यूज़र प्रोफाइल पर आप लोगों ने क्लिक करना है, तो आप लोग का भी ये जो यूज़र प्रोफाइल है वो फिर बन जाएगा। अब यहाँ पर ऑलरेडी मेरा बना हुआ है तो मैं डायरेक्टली उसको पुट कर देता हूँ और आगे चलते हैं अप्लाई की तरफ। अच्छा जी, प्रोफाइल से हम लॉगिन हो चुके हैं। अब आते हैं हम अप्लाई की तरफ। सबसे पहले हम ये वाला ऑप्शन करते हैं कंप्लीट योर प्रोफाइल। सबसे पहले हम अपना प्रोफाइल को कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ पर जो डिटेल आप लोगों ने दी होती है वो यहाँ पर पहले से आ गई है और जो नहीं आई हुई है उनको आप लोगों ने फिल करना है। यहाँ पर आप लोगों ने जेंडर नेम लिखना है, फिर फादर नेम लिखना है, फिर उसके बाद जेंडर आ गया, फिर उसके बाद सेलेक्ट मैरिटल स्टेटस। अगर आप लोग सिंगल है तो सिंगल लिख दे, कोई मैरिड है तो वो मैरिड लिख सकता है। और फिर यहाँ पर आता है आपका CNAC नंबर भी आप लोगों ने यहाँ पर फिर पुट करना है। नेक्स्ट आपका आता है पोस्टल एड्रेस। अब पोस्टल एड्रेस के अंदर आप लोगों ने वो एड्रेस देना है जहाँ पर अगर कोई लेटर वगैरह आ जाए तो वो आप वहाँ से रिसीव कर सको। फॉर एग्जांपल मैं अपना जो पोस्टल एड्रेस दूंगा वो है हुसैन ऑनलाइन सर्विसेज नियर हबीब बैंक। अच्छा जी, अब यहाँ पर आप लोगों ने देना है अपना परमानेंट एड्रेस जो आप लोगों के शनाख्ती कार्ड के ऊपर है वही आप लोगों ने यहाँ पर पुट करना है। परमानेंट एड्रेस के बाद यहाँ पर आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर डालना है और फिर व्हाट्सएप नंबर डालना है और फिर उसके बाद ओवरसीज़ कांटेक्ट नंबर, ये उस सूरत में देना है अगर आप किसी फॉरेन कंट्री से अप्लाई कर रहे हो तो उस सूरत में आपने ओवरसीज़ कांटेक्ट नंबर देना है, वरना इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आता है ईमेल एड्रेस आप लोगों ने देना है और फिर उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिसाइल जोन एरिया और यहाँ पर आप लोगों ने अपना एरिया सेलेक्ट करना है, अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और जोन सेलेक्ट करनी है। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट करना है। मेरा करक है तो मैंने ऑलरेडी करक सेलेक्ट किया हुआ है। और फिर उसके बाद आता है प्रेफर्ड एग्ज़ाम सेंटर। आप लोगों ने एग्ज़ाम कहाँ पर देना है, एबटाबाद में देना है, बनू में देना है, डीहान, कोहाट, मर्दान, पेशावर, स्वात। तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन है, आप जो भी देना चाहो। फॉर एग्जांपल मैं पेशावर देता हूँ तो आप वहाँ पर दे सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है डेट ऑफ बर्थ। आप लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। फॉर एग्जांपल मेरा जो ईयर है वो है 2001 और मेरा जो मंथ है वो है अप्रैल और जो मेरा डेट है वो है 15, तो 15/4/2001 यहाँ पर आप लोगों ने अपना डेट ऑफ बर्थ देना है। फिर उसके बाद आता है रिलीजन, हमारा इस्लाम है।
तो आप लोगों ने इस्लाम देना है, या अगर कोई और रिलीजन से कोई ताल्लुक़ रखता है तो वो उस अपना रिलीजन यहाँ पर दे सकता है। फिर उसके बाद है आर यू हाफिज़ कुरान। तो अगर किसी कोई हाफिज़ कुरान कुरान है और उसके पास सर्टिफिकेट भी मौजूद है तो वो यहाँ पर दे सकता है। अगर कोई नहीं है तो वो यहाँ पर सिंपल नो लिख सकता है। अच्छा, फिर उसके बाद यहाँ पर आते हैं फिजिकल डिसेबिलिटी। अगर आप लोगों के अंदर कोई डिसेबिलिटी है तो आप लोगों ने वो डिसेबिलिटी यहाँ पर लिखनी है। अगर कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो आप लोगों ने यहाँ पर सिंपल नो लिखना है। फिर यहाँ पर नेशनलिटी लिखनी है। नेशनलिटी आप लोगों की कौन सी है? हम सब पाकिस्तानी हैं, तो यहाँ पर हमने लिखते हैं पाकिस्तानी। और फिर यहाँ पर अपना फादर ऑक्यूपेशन लिखना है, और यहाँ पर स्पोर्ट्स एंड हॉबीस्ट लिखना है। या अगर कोई ट्रेवल अब्रॉड, अगर किसी ने कोई बाहर का दौरा किया हो, बाहर का सफ़र किया हो, तो वो यहाँ पर अपना डिटेल दे सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद ट्रेवल अब्रॉड के बाद यहाँ पर आता है गवर्नमेंट सर्वेंट्स के लिए कि आर यू अ गवर्नमेंट सर्विस सर्वेंट आर नॉट। तो अगर आप गवर्नमेंट सर्वेंट है तो आप यस लिख सकते हो। अगर कोई फ्रेश है, गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, तो यहाँ पर सिंपली नो लिख सकता है। और इसके साथ ही हम करते हैं अपडेट प्रोफाइल। अच्छा जी, हमारा प्रोफाइल अपडेट हो चुका है। फिर उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट सेक्शन में, ऐड एजुकेशन के अंदर। तो यहाँ पर अब हम अपना एजुकेशन ऐड करते हैं। अच्छा, अब हम जाते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन हम ऐड करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सबसे पहले हम जाते हैं यहाँ पर टाइटल ऑफ सर्टिफिकेट, डिग्री और डिप्लोमा। तो ये हम यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं। हम सबसे पहले देते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम जाते हैं, तो हम देते हैं मेट्रिकुलेशन की। उसमें लेवल ऑफ इक्विवेलेंसी यहाँ पर आता है मेट्रिकुलेशन। मेट्रिकुलेशन के बाद हम यहाँ पर सेलेक्ट बोर्ड या यूनिवर्सिटी करते हैं कि हमने कौन से बोर्ड से ये पास किया हुआ है। तो हमने मेट्रिकुलेशन किया हुआ था कोहाट बोर्ड से, तो यहाँ पर हम वो पुट करते हैं कोहाट, 22 कोहाट। तो 22 कोहाट को हम अ, वो करते हैं। और फिर उसके बाद रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट हम यहाँ पर पुट करते हैं। ये हम अपने डीमसी से देखेंगे, और उसमें ये रिज़ल्ट डिक्लेरेशन डेट वो वाला पुट करना है, अपने आप से कुछ भी नहीं देना है। ऑब्टेन्ड मार्क्स यहाँ पर लिख देने हैं, और यहाँ पर टोटल मार्क्स पुट करने हैं। या अगर फॉर एग्जांपल अगर आपकी यूनिवर्सिटी है तो यहाँ पर CGPA पुट करनी है। और फिर उसके बाद हमने डिवीज़न अपना दे देना है कि हमारा कौन सा डिवीज़न है। फॉर एग्जांपल फर्स्ट डिवीज़न है, सेकंड डिवीज़न है या थर्ड डिवीज़न है, वो डिवीज़न पुट करना है। और फिर उसके बाद हमने ग्रेड पुट करना है कि हमारा A1 है, A है, B है, C है, D है या E है, तो वो पुट करना है। और फिर उसके बाद वो ये पूछते हैं कि डिड यू ऑब्टेन ओवरऑल फर्स्ट पोजीशन इन द बोर्ड यूनिवर्सिटी, कि क्या आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी में कोई फर्स्ट पोजीशन ली है। तो अगर आपने ली है तो येस लिख दे, अगर आपने नहीं ली है तो नो लिख दे। और फिर उसके बाद आप ऐड न्यू रिकॉर्ड के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप एक न्यू रिकॉर्ड यहाँ पर दे सकते हो। फॉर एग्जांपल आप मैट्रिकुलेशन अगर आपने दी थी तो फिर उसके बाद अपना एफईसी वाला इस तरह ऐड करते जाओ, फिर एफईसी के बाद फिर अपना बीएस वाला ऐड करते जाओ। अगर आपका एमफिल है तो एमफिल वाला, पीएचडी है तो पीएचडी वाली। तो इस तरह आप लोगों ने अपना एजुकेशन जो क्वालिफिकेशन है वो आप लोगों ने ऐड करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास जो पोर्शन इसका ओपन होता है वो है एड एक्सपीरियंस। तो फॉर एग्जांपल अगर हम किसी डिपार्टमेंट के अंदर है, हमारी ऑलरेडी जॉब लगी हुई है, तो हम उस वहाँ पर वो अपना एक्सपीरियंस रिकॉर्ड भी यहाँ पर दे सकते हैं। किसी भी यहाँ पर हम अपना जो डिपार्टमेंट होता है या जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। यहाँ पर हम टाइटल ऑफ पोजीशन हेल्ड है, यानी किस पोजीशन किस पोस्ट के ऊपर हम रह चुके हैं वो हम दे सकते हैं। नेचर ऑफ जॉब यहाँ पर हम देख सकते हैं, यानी पब्लिक सेक्टर जॉब है या प्राइवेट सेक्टर जॉब है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। फिर उसके बाद हम रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी यहाँ पर दे सकते हैं कि हम कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वहाँ पर प्रोवाइड करते थे। और फिर उसके बाद हम जॉब स्टार्टिंग डेट यहाँ पर पुट करते हैं। और
इज़ दिस जॉब कंटिन्यूड, यानी अभी तक वो जॉब है या नहीं है। तो अगर अभी तक वो है तो आप लोग यस लिख सकते हो, अगर नहीं है तो आप लोग सिंपली यहाँ पर नो लिख सकते हो। इसके बाद अगर ये आपका हो गया तो ये ऐड न्यू रिकॉर्ड के ऊपर, अगर आपका कोई न्यू रिकॉर्ड है तो उसके ऊपर आप क्लिक कर सकते हो। अगर न्यू रिकॉर्ड नहीं है तो सिंपली हम फिर दूसरे हिस्से के ऊपर जाते हैं। अब यहाँ पर फिर हम देते हैं, उसके बाद एक्सपीरियंस के बाद हम चलते हैं एड पिक्चर के ऊपर। अच्छा, अब वो कहते हैं कि कुछ हिदायत दी हुई है उन्होंने फ़ोटोग्राफ के हवाले से, कि सबसे पहले जो हिदायत है वो है तस्वीर का पस मंज़र यानी बैकग्राउंड नीला होना चाहिए, ब्लू होना चाहिए। सिर्फ फ्रंट पोज में खींची गई वाज़ेह तस्वीर अपलोड करिए, यानी जो फ्रंट वाली जो तस्वीर हो वो अपलोड करनी है। साइड व्यूज़ या सेल्फी वाली तस्वीरें काबिल कबूल नहीं होगी। अपनी ताज़ा तरीन तस्वीर अपलोड करें जो कि 3 माह से ज़्यादा पुरानी ना हो। अक्सर औकात यूथ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो बहुत तेज़ी से होती है, तो कोशिश करें कि जो लेटेस्ट पिक्चर हो वो अपना अपलोड करें। फेस मास्क और निकाब वाली तस्वीर काबिल कबूल नहीं होगी, और आपकी प्रोफाइल तस्वीर मौजूद नहीं, लिहाजा नीचे दिए गए चूज़ फाइल बटन को क्लिक करके अपनी तस्वीर अपलोड करें। अब यहाँ से आप लोगों ने चूज़ फाइल के ऊपर क्लिक करना है, और आप लोगों ने जहाँ पर अपना पिक्चर रखा हुआ है जिस फोल्डर के अंदर है वहाँ से वो पिक करके चूज़ करके यहाँ पर डाल देना है। तो आपका पिक्चर अपलोड हो जाएगा। फिर उसके बाद अपलोड पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। जब यहाँ से चूज़ कर दो तो चूज़ के बाद फिर अपलोड पिक्चर के ऊपर क्लिक करना है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है पीएमएस ऑप्शनल पेपर। अब यहाँ पर वो हिस्सा है जिसके लिए हम सिलेबस को टटोल रहे थे। यहाँ पर आप लोगों ने फिर अपना जो फॉर एग्जांपल जो भी ऑप्शनल सब्जेक्ट आप लोगों ने सेलेक्ट किए हुए हैं सिलेबस में से अपने इंटरेस्ट, बैकग्राउंड और टाइम के मुताबिक, तो यहाँ पर आप लोगों ने पुट कर देने कि मेरा ये वाला ऑप्शनल पेपर है, ये ऑप्शनल पेपर है और ये ऑप्शनल पेपर है। तो ये सारे ग्रुप्स आप लोगों के सामने हैं और उसी में से आप लोगों ने इसको सेलेक्ट करना है। जब आप लोग उसको सेलेक्ट कर ले, फिर उसके बाद आप लोगों ने सेव ऑप्शनल पेपर के ऊपर आप लोगों ने क्लिक करना है। जब आप लोग इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपकी ये जो डिटेल है वो फिर सेव हो जाएगी, केपीपीवीसी वालों के पास आ जाएगी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है वो है प्रोफाइल प्रीव्यू, यानी आप लोगों का जो प्रोफाइल अभी तक बन गया होता है उस प्रोफाइल प्रीव्यू के बारे में आपको वो दी जाएगा कि आप उसको रिव्यू कर दे। अगर कोई गलती वगैरह है तो उसको आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर फिर आप लोगों ने 6 नंबर पर यहाँ पर आप लोगों को एक ई रिसिप्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर ई रिसिप्ट में ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगों से कोई गलती हुई है अपने, अगर आप लोगों से अपने सबमिटेड एप्लीकेशन के अंदर अगर कोई गलती हुई है या कोई इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन है, तो आप लोगों के पास ये एक ऑप्शन है करेक्ट एंड एडिट एप्लीकेशन फॉर्म का। तो उसको आप क्लिक करके आप उसको एडिट कर सकते हो, आप उसको करेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आता है अप्लाई फॉर न्यू पोस्ट। अब क्योंकि यहाँ पर दो तरह के पोस्ट है, एक पीएमएस की है और दूसरा असिस्टेंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के हैं। तो आपका ऑलरेडी ये एक प्रोफाइल बन गया है, तो डायरेक्टली आप इसके ऊपर क्लिक करें अप्लाई फॉर न्यू पोस्ट। यहाँ से फिर आप दूसरे के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। मेरा वाला ये आगे नहीं जा रहा है क्योंकि प्लीज़ कंप्लीट ऑल द बेसिक प्रोफाइल सेक्शन एंड देन प्रोसीड टू अप्लाई। क्या आपने पहले ये सारा जो बेसिक प्रोफाइल सेक्शन है वो उसको आपने कंप्लीट कर दिया और फिर उसके बाद ये प्रोसेस होगा आगे अप्लाई करने के लिए। लेकिन मेरा मतलब तो आप लोगों को सिर्फ समझाना था, एक गाइडेंस देनी थी कि किस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करनी है। तो आई होप आप लोगों को अभी सारा पता चल गया होगा कि किस तरीके से आप लोगों ने अप्लाई करना है, उसका सिलेबस क्या है, उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो सब के बारे में आप लोगों का भी पता चल गया होगा। तो आप लोग इजीली इस तरीके से अप्लाई कर सकते हो।